स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। और अब हम लोग चलने वाले हैं एक सफ़र पे जिसका नाम है क्या, सुहाना सफ़र। क्या नाम है? सुहाना सफ़र। क्यों है? क्योंकि ये सफ़र पे अगर आप चलते हैं मेरे साथ साथ तो आपके रिजल्ट बिल्कुल सुहाना होगा। मतलब कम से कम 80% तो आएगा ही। इसलिए यहाँ पे क्या है आपका, इस सफ़र का टारगेट क्या है? टारगेट है 80% प्लस मार्क्स। 12th बोर्ड में 80% प्लस मार्क्स लाने का ये एक सफ़र, एक दौर चला रहे हैं और इसके सहायता से आप आसानी से 80% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज क्या चलेगा इस सफ़र में, कौन सा सीरीज को हमको कंटिन्यू करना है? तो सीरीज चलेगा क्वेश्चन बैंक। और ये क्वेश्चन बैंक किस बोर्ड का रहेगा? तो बिहार बोर्ड का। ठीक है, किस मीडियम का? तो इंग्लिश मीडियम का। हिंदी मीडियम का आपको बता रहे हैं कि हिंदी मीडियम का आपको रिवोल्यूशन फिजिक्स पे आपको सारे वीडियो हिंदी मीडियम में मिलेंगे। और ये है आपका रिवोल्यूशन फिजिक्स 2.0 जिसपे आपको सारे कंटेंट सेम मिलेंगे लेकिन इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो अगर जो हिंदी मीडियम में है वो रिवोल्यूशन फिजिक्स पे जाइए और जो इंग्लिश मीडियम में स्टडी करते आ रहे हैं वो रिवोल्यूशन फिजिक्स 2.0 पे आइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सुहाना सफ़र पे चल रहे हैं और ये सुहाना सफ़र का पहला कदम है, मतलब पहला वीडियो है। ठीक है, इसका क्यों हम लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं इसके बारे में हमने डिटेल में बता रखा है, 2 वीडियो बता रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट करने का एक ही मकसद है कि आप कम से कम समय में 80% से अधिक मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सफ़र सीरीज क्वेश्चन बैंक हो गया, किसका? बिहार बोर्ड का। कौन सा चैप्टर हम लोग डील करने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं कितना क्वेश्चन आया 2022 में, पता चल जाएगा। ठीक है, अभी का भी ईयर क्या है, किस साल का पूछा गया है? 2022 का। आज 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको डील करेंगे विथ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के साथ साथ डील करेंगे। उतना कॉन्सेप्ट बताएंगे जितना से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, आगे तो चलिए सुहाना सफ़र हम लोग स्टार्ट करते हैं और आते हैं 2022 में पूछे गए पहला क्वेश्चन देख के मजा आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाई देखिए, कहता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि इसका वैल्यू पूछ रहा है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या वैल्यू होता है? तो देखिए इसमें ना तो कोई कॉन्सेप्ट है ना कोई फॉर्मूला है, ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना आप कुछ कर सकते हैं, हमने भी याद रखा है और आपको भी याद ही रखना होगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको याद है तो 2 सेकेंड में बना के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइएगा एग्जाम में। और ऐसा नहीं है कि ये 2022 में पूछा है तो 23 में नहीं पूछेगा, नहीं पूछ सकता है हूबहू क्वेश्चन, नहीं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो इसके सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 2023 में। तो इसका वैल्यू कितना होता है? अगर आप लोग को याद होगा तो सही है, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो वैल्यू होता है वो 10 के पावर में हमेशा नेगेटिव होता है। 10 के पावर में हमेशा नेगेटिव रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव वाला कट गए, ये कट गए। अगर एग्जाम में आप भूल जाते हैं, सिर्फ इतना भी याद है कि हाँ पावर में कुछ न कुछ नेगेटिव तो था, तो 2 ऑप्शन तो आपका छट गया, बचा कितना? 2। अब आप 50-50 पे आ गए, अगर आपका लक साथ दिया तो हाँ या ना, हो सकता है वाला कहानी खत्म। चलिए, तो ये हो गया आपका -12 फैराड पर मीटर। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है? अब यहां से देखिए सॉल्यूशन में इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से
इस टर्म से और भी क्वेश्चन पूछते हैं, किस किस टाइप का पूछते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्या है, सिंबल, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल देख लीजिए, इसका सिंबल ये होता है, आप लोग को पता होगा, इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, ये सिंबल होता है। तो आपको डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये लैंग्वेज में पूछा है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यहाँ पे पूछ सकता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू व्हाट, तो भी आंसर क्या होगा? यही होगा, क्योंकि इसी का ये सिंबल है। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया सिंबल। अब इसका बात करते हैं यूनिट का। कभी कभी आपको यूनिट पूछता है विद परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एसआई यूनिट बताएं या यूनिट बताएं। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको चूज करना है। तो पहला आंसर तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो यूनिट क्या है आपका? फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर, देख रहे हैं ना, सबका यूनिट क्या है? फैराड पर मीटर। यहाँ पे यूनिट के हेल्प लेके, यूनिट का हेल्प लेके आप ऑप्शन को छांट नहीं सकते, क्योंकि सबका यूनिट क्या है? समान है, तो ये नहीं होगा। पावर का हेल्प लेके छांट सकते हैं, पॉजिटिव वाला नहीं होता, नेगेटिव वाला होता है। तो फैराड। अब क्या इसके अलावे भी कोई और यूनिट होता है क्या? तो होता है। फैराडे पर मीटर ज्यादा नहीं पूछता, जो यूनिट बताने वाले हैं वो यूनिट आपको डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, वही ऑप्शन में रहता है, ये ना के बराबर रहता है। ठीक है, वो दे दिया ऑप्शन में तो अच्छी बात है। तो क्या रहता है? तो अनदर यूनिट देख लीजिए। अब यहाँ पे अनदर यूनिट के लिए थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताते हैं, ताकि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि इसको आप रट नहीं सकते। अगर ये प्रोसेस को जान लीजिएगा तो आप एग्जाम में इजीली निकाल लीजिएगा 1 मिनट के अंदर। तो क्या है? तो ये आया कहाँ से? तो कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में क्या? R स्क्वायर। देखिए यही एप्सिलॉन नॉट है ना, यही एप्सिलॉन नॉट है, इसी के बारे में बात किया गया है। तो एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या है कि जिसका जिसका यूनिट जान रहे हैं उसको हम लोग पुट करेंगे, और जिसका नहीं जान रहे हैं उसका निकल के आ जाएगा। तो फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग किससे सिंबलाइज करते हैं? कैपिटल N से। ठीक है, अब ये देखिए, कोई भी कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू का यूनिट नहीं होता। तो यहाँ पे 1 है, 4 है, पाई, पाई भी एक क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसका वैल्यू होता है 3.14 या 22/7। तो इन तीनों का कोई भी यूनिट नहीं होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो ऊपर में बचा 1, तो 1 लिख दिए, कोई यूनिट नहीं है। अब एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो रहने दिए। Q1 क्या है? तो Q1 आवेश है, चार्ज है। Q2 भी क्या है? चार्ज है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। कूलम्ब को सूचित किससे करते हैं? C से। तो Q1 का C गुना Q2, Q2 भी आपका चार्ज ही है, तो इसका भी क्या हो गया? C बटा R क्या है? तो दो चार्ज के बीच का सेपरेशन, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये R का हो गया मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा। चलिए, तो आप एप्सिलॉन नॉट को इधर लाते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया? न्यूटन इधर आ जाएगा, तो 1 बटा न्यूटन। कूलम्ब, कूलम्ब, कूलम्ब का स्क्वायर बटा में मीटर का स्क्वायर। या तो ऑप्शन आपको ऐसे फॉर्म में दे सकता है, लेकिन जिसका संभावना बहुत कम है, आपको एक ही फॉर्म में देगा, सिर्फ नोमिनेटर के फॉर्म में। तो न्यूटन को ऊपर लेके जाइए तो क्या होगा? न्यूटन के पावर में -1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे में अभी +1 है, ऊपर जाएगा तो -1। मीटर भी ऊपर जाएगा तो अभी +2 है, ऊपर जाएगा तो -2, पावर का चिन्ह बदल जाता है। और कूलम्ब स्क्वायर पहले से ऊपर है तो कूलम्ब स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का एक यूनिट क्या आ गया आपका? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। तो एक यूनिट ये हो गया, मतलब यहाँ पे फैराडे पर मीटर है, सॉरी फैराड पर मीटर। फैराडे और फैराड में अंतर होता है। फैराड होता है कैपेसिटेंस का यूनिट, और फैराडे होता है चार्ज का यूनिट। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चन आएगा उस पर। तो ये फैराड पर मीटर। अब यहां से दूसरा क्या है? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर। अब ये आपको दो ऑप्शन है,
2 यूनिट हो गया। लेकिन कभी कभी आपको, हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, लेकिन थोड़ा सा और जानते हैं कि अगर इसको भी घुमाना चाहे तो कैसे घुमा सकता है। तो घुमा कैसे सकता है उसको समझिएगा। देखिए, न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन को इतना लिख दिए। पहले से चल रहा है मीटर पर मीटर स्क्वायर एंड कूलम का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, केजी मीटर के पावर 1 प्लस में मीटर के पावर -2, तो दोनों एक साथ आएगा तो पावर में क्या होगा, -1 बचेगा। और पर सेकेंड स्क्वायर एंड कूलम्ब स्क्वायर, तो ये हो गया नेक्स्ट यूनिट, ये हो गया नेक्स्ट यूनिट, जिसका पूछने का संभावना कम है, लेकिन थोड़ा सा जान लेने में क्या हर्ज है, ताकि अगर पूछ दे तो ये सारा पढ़ा पढ़ाया तो कहानी खत्म। ठीक है, तो थोड़ा सा जानना है। तो ये हो गया आपका 3 यूनिट, फैराड पर मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, या केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ये आपको एक्सप्लेन कर दिए ताकि आप आसानी से इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, आप साइलेंट नोट से रिलेटेड, उसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कैसा है। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा, डायरेक्ट डाटा था, कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई आपका फॉर्मूले नहीं था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट आपको निकालना है। तो क्या लगता है ये कंसेप्ट पे है, हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं कंसेप्ट पे है, लेकिन थोड़ा सा अगर पढ़ें तो ये भी आपका फॉर्मूला ही है, बिल्कुल फॉर्मूला पे ही तो यूनिट निकलता है। यूनिट कहाँ से आता है, फॉर्मूला से। चलिए तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं जो क्वेश्चन में पूछता है। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में पूछेगा। जरूरी नहीं कि हूबहू यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसी टॉपिक से पूछेगा, इसी टर्म से पूछेगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट से ही। तो क्या है, तो पहला है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। समझिए ये कैसे आया है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको सूचित किससे करते हैं, P से। किससे करते हैं, P से। एरो का मतलब समझ में आ गया होगा, एरो का मतलब क्या समझ में आया होगा कि यह कैसा क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए एक कहानी तो खत्म हो गया। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्केलर है या वेक्टर, तो क्या है, वेक्टर। अब जब वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, है ना। वेक्टर के पास दोनों चीज होते हैं। तो क्या होता है, अब देखिए ये एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते किसका है, तो निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का। किसका निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाई मतलब 2, पोल समझ ही रहे हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो यहाँ पे चार्ज का कितना पोल होता है, 2। ऑन इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज। डाई मतलब 2, पोल, पोल कितने, 2, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को कुछ दूरी पे, मान के चलिए कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, तो ये जो सिस्टम बना, ये जो आपका सिस्टम बना है, इसी सिस्टम का नाम पड़ता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या नाम पड़ता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इसमें गौर कीजिएगा, गौर ये करना है कि अगर ये -q है तो ये +q है। इसका मतलब दोनों चार्ज का अमाउंट सेम होना चाहिए और नेचर अपोजिट होना चाहिए। मतलब एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस ही होना पड़ेगा, और साथ ही साथ जितना उसका वैल्यू है उतना ही इसका वैल्यू होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर ये -10 कूलम है तो डाइपोल होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, +10 कूलम, तब ये सही है। लेकिन मान के चलिए कि यहाँ पे -2 कूलम है और यहाँ पे +3 कूलम है,
तब ये डाइपोल नहीं कहलाएगा, तब ये डाइपोल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नेचर तो उल्टा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पोल तो दो हैं लेकिन अमाउंट अलग अलग है, एक का 2 कूलम और दूसरे का 3 कूलम, तो ये डाइपोल नहीं कहलाएगा। तो डाइपोल होने के लिए एक जितना प्लस में होना चाहिए उतना ही माइनस में होना चाहिए। क्लियर? तो इसी का स्ट्रेंथ मापने के लिए हम लोग एक वेक्टर टर्म का यूज करते हैं जिसका नाम पड़ता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो P बराबर होता है इस डाइपोल का को किसी एक चार्ज का अमाउंट। अब किसी का मतलब तो कोई एक उठा लीजिए क्योंकि दोनों का अमाउंट तो सेम ही है, तो किसी एक अमाउंट, तो Q मान लेते हैं Q, और साथ ही साथ इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन तो कितना है? D। कितना है? D। अब यहाँ पे ये हो गया वेक्टर के फॉर्म में, ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किधर से किधर? तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन होता है। ये आपको दिया डायरेक्शन, ये क्या दे दिया आपका? डायरेक्शन, और ये क्या है आपका? मैग्नीट्यूड। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है? ऑप्शन में रहता है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दोनों हो सकते हैं या कोई नहीं हो सकता। तो क्या दे रहा है आपको? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शन की बात करें तो ये हो गया आपका P का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन हो गया? P का, नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए अब यहां से हमको फॉर्मूला मिल गया, तो P बराबर क्या आया? अगर ये वेक्टर के फॉर्म में है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो P का अगर यूनिट की बात करें तो देखिए, तो P बराबर आ गया Q गुना D। Q आवेश है, चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट कूलम, D सेपरेशन है तो सेपरेशन का यूनिट मीटर, तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या आ गया? कूलम्ब मीटर। वही आपका ये आंसर। तो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड हमने जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी कंसेप्ट था उसको भी डील करते चल रहे हैं, और भी कंसेप्ट हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे डील करेंगे। तो क्या सीखें कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो किसी एक चार्ज का अमाउंट और गुना उन दोनों चार्जों के बीच का दूरी। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे किसको? जब दो चार्ज को कुछ दूरी पे, बहुत दूरी पे नहीं, कुछ दूरी पे, छोटी दूरी पे रखते हैं तो जो सिस्टम बनता है वो डाइपोल कहलाता है। लेकिन वो तभी कहलाएगा जब एक पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा नेगेटिव, और जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव। क्लियर? जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। अब इसका यूनिट जान गए कि यूनिट क्या हो गया? कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर। तो ये था आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए कितना इजी है, जिनको ये फॉर्मूला आता है वो 2 सेकेंड में बना के निकल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या लग रहा है, ये क्या ये कंसेप्ट है या फॉर्मूला है? तो कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला है। बिल्कुल ये फॉर्मूला है, लेकिन सारे फॉर्मूले फिजिक्स में कहाँ से आते हैं? कॉन्सेप्ट से आते हैं, है ना? ऐसे टपक के नहीं आते। तो कॉन्सेप्ट तो हर चीज़ में रहेगा ही, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन बनाने में समय बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, क्या हो कहता है कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ तो पूछ रहा है लेकिन वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है। अब वेक्टर फॉर्म क्यों पूछ रहा है? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, क्या ऑब्टेन करते हैं? फोर्स करते हैं, है ना? दो चार्जेज के बीच लगने वाला फोर्स किनके द्वारा प्राप्त होता है? कूलम्ब्स लॉ के द्वारा। अब जब फोर्स प्राप्त होता है तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर, इसीलिए तो आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिख रहे हैं। एफ यानी कि फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट अभी बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Q1 Q2 बटा में R क्या है? दोनों चार्जेज के बीच का सेपरेशन, उसका मैग्नीट्यूड का Q, और फिर ये वेक्टर R, और इसी तरह से ये है आपको। तो क्या होगा? तो ये एक फॉर्मूला है। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है A। अब अगर एग्जाम में भूल जाते हैं तो इसको कैसे डील करें? तो देखिए इसको डील करने का तरीका समझिए। एक्चुअली में आप कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा क्या याद करते हैं? ज्यादातर आप लोग याद करते हैं 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में क्या R स्क्वायर। ये याद कर लेते हैं। अब ये तो आप पता है, लेकिन इस तरह का तो कोई ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड को याद किया है। किसको? मैग्नीट्यूड को, फोर्स का मैग्नीट्यूड को याद किया है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में बोल रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन बताना है। तब क्या करना है? तो करना क्या है समझिए, इसी से आएगा। अब यहाँ से क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये R स्क्वायर ही है, क्यों है? क्योंकि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे लिखते हैं या एरो हटा देते हैं, दोनों सेम है। अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर, इधर Q तो इधर भी Q, दोनों सेम चीज है। तो R स्क्वायर को एक कर दिए। चलिए एक चीज तो कम से कम थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता आ रहा है। अब चलते हैं आगे। अब क्या है कि डायरेक्शन बताने के लिए कौन यूज होता है? तो अब हमको चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन चाहिए तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में वेक्टर R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है यूनिट वेक्टर। कौन यूज होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, और एक होने से क्या होता है कि गुना करने पे मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आता है। तो किसका यूनिट वेक्टर? R का। तो ये R का यूनिट वेक्टर डाल दिए। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं डालेगा तो यहाँ पे एरो नहीं लगा सकते, ठीक है? तो एरो लगाया है तो डायरेक्शन देना होगा, और डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर। चलिए यूनिट वेक्टर दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी वेक्टर है, यहाँ भी वेक्टर है, यहाँ भी वेक्टर है। ये इसमें तो वेक्टर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ये तो गया ऐसे ही हवा में। तो बच गया ये 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में देखते हैं। तो देखिए यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, देखिए तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर बटा में मैग्नीट्यूड, वेक्टर बटा में मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर R, तो R बराबर वेक्टर, तो वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर R बटा में वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, R वेक्टर बटा में वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। अब क्या है, देखिए ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, इसके पावर में 2, इसके पावर में 1, तो दोनों गुना होकर कितना आ जाएगा? 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q, क्योंकि पावर 2 पावर 1, ऊपर में क्या बच गया? वेक्टर R। तो आपका आंसर आ गया ये। देखिए कौन ऑप्शन मिल रहा है? तो ये ऑप्शन ए से मिल रहा है, ठीक है? तो ये था आपका डिस्कशन। अगर आपको याद है तो ये मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लेंगे आपसे, या फिर जो भी क्वेश्चन पढ़ने में समय लगेगा वो समय लेंगे, बाकी टिक आउट करके आप आगे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। याद रहेगा तो, और याद बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार आपको आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक साल का क्वेश्चन आप डील करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी तक हमने देखा 3 क्वेश्चन जो 2022 में आया है, और तीनों का तीनों क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले पे हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला, ठीक है? और हम बताए भी हैं आपको उस वाले वीडियो में जिसमें बताया गया है कि आप 80% से प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं इजिली। तो उसमें बताया था कि सिर्फ आपको फॉर्मूला याद है तो आप 60 to 70% ऐसे ही ला सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला के बदौलत। और फॉर्मूला याद कैसे होगा? जब उस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा, जब उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ठीक है? और वो याद कैसे रहेगा? जब आप वीडियो वॉच कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, या घर पे नोट्सबुक पढ़िए, लेकिन उतना समय नहीं है। तो आपको यहाँ पे सारा मक्खन मिल रहा है, तो क्यों आप दूध के पीछे भाग रहे हैं? अब चलते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है? आपको क्या लगता है? ये कंसेप्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि कंसेप्ट से ही तो फॉर्मूले आते हैं। लेकिन अगर कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते आपको फॉर्मूले याद हैं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही है। तो 3 क्वेश्चन पहले से फॉर्मूला था, ये 4 भी किस पे आ गया है? फॉर्मूले पे। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो आप लोग को पता है तो बताइए। तो इसका C बराबर Q इंटू V, C बराबर V बटा Q। V क्या बता सकते हैं? V है आपका पोटेंशियल, Q है आपका चार्ज, ठीक है, और C है कैपेसिटेंस। तो C बराबर V बटा Q, C बराबर QV बटा 2, C बराबर Q बटा V। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होता है C बराबर
Q बटा में V। अब क्यों होता है तो सॉल्यूशन देख लीजिए। कोई भी मान के चलिए कंडक्टर है, कोई भी ये कंडक्टर है, कंडक्टर जिससे करंट आसानी से फ्लो कर सके, है ना। तो कंडक्टर है, इस पे अगर हम चार्ज देते हैं, मान के चलिए चार्ज Q दिए, तो जैसे जैसे चार्ज देंगे तो इसमें एनर्जी स्टोर होते जाता है, एनर्जी स्टोर होता है, और एनर्जी स्टोर होना का मतलब इसका पोटेंशियल बढ़ते जाता है। बोलते हैं ना कि अरे वो हाई पोटेंशियल वाला है, हाई एनर्जी वाला है। तो जैसे जैसे चार्ज देंगे इसका पोटेंशियल वैसे वैसे बढ़ते जाता है। तो ये क्या हो गया कि Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, V का, यानी कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल का। अब जैसे ही ये सिंबल को देखते हैं तो दिमाग में एक ही बात आती है कि ये तो हमको सिर्फ रिलेशन बता सकता है, डाटा दे नहीं सकता, डाटा नहीं दे सकता। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लाएंगे, तो Q बराबर, जैसे ही बराबर का आता है तो हमेशा ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जो है जब बराबर में कन्वर्ट होता है तो हमेशा कांस्टेंट के साथ आता है, चाहे उसका वैल्यू जो भी हो, वो वैल्यू साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के दौरान प्राप्त करके हम लोग को देते हैं। तो यहाँ पे बराबर बराबर आता है, तो आता है क्या साथ में कांस्टेंट C, और पहले से क्या चल रहा है V, और यही C क्या है आपका कैपेसिटेंस। किसका कैपेसिटेंस है, तो जिस पे हम लोग चार्ज दिए हैं और जिसका पोटेंशियल हम लोग कंसीडर किए हैं, तो ये कैपेसिटेंस किसका हो गया, इस कंडक्टर का, इस कंडक्टर का ये कैपेसिटेंस हो गया, जिसको किससे सूचित करते हैं, C से। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि C तो सिंबल है किसका, चार्ज का, यूनिट है, यूनिट का सिंबल है C, लेकिन यहाँ पे यूनिट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आपको फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है, कैपेसिटेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ से C बराबर क्या हो गया, तो ये एक फॉर्मूला ये आप रिमेंबर याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको Q बराबर पूछ सकता है, C बराबर पूछ सकता है, V बराबर पूछ सकता है। तो C बराबर क्या हो गया, तो Q बटा में क्या, V। C को अलग रखेंगे, V को इधर लाएंगे, तो ये गुना में इधर आएगा, तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो C बराबर Q बटा V। कितना इजी क्वेश्चन था, तो अभी तक इजी क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन आता ही है, और आप में भी इजी क्वेश्चन ही आएगा। तो इजी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी आप नीट जेईई का कर रहे हैं तो वो बात अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। अभी अभी हमने देखा और बताया कि जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर पे हम लोग चार्ज डालते हैं, चार्ज बढ़ाते जाते हैं, तो वो कंडक्टर में एनर्जी बढ़ते जाता है, ठीक है, और वो एनर्जी क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही अब आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब C और V देखें, अभी C क्या है, कैपेसिटेंस, V क्या है, पोटेंशियल, E क्या है, एनर्जी, C कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये क्या लगता है कि ये भारी भरकम कंसेप्ट है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, वो अलग बात है कि फॉर्मूला कंसेप्ट से आते हैं। तो अगर इनको फॉर्मूला याद है वो टिक आउट करके निकल देंगे, तो इनका आंसर होता है हाफ CV स्क्वायर। क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। अब इसका एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे डील नहीं कर सकते, वो जब 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन में जब एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन पूछेगा वहां पे डील करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा, E बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। अब यहाँ से और क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको समझिए, उसको समझिएगा। E बराबर आपको ऑप्शन में दे रखा है हाफ CV स्क्वायर, लेकिन और भी होता है, और क्या होता है उसको समझिएगा। ये होता है Q स्क्वायर बाय 2C, और क्या होता है QV बटा में 2। ये एनर्जी का 3 फार्मूले होते हैं जो कंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, Q स्क्वायर बाई 2C, QV बटा में 2। क्लियर, ठीक है। चलिए अगर आप चाहें कि ये सर कैसे हो जाता है तो देख लीजिए, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, बराबर हाफ C बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ना, देखिए तो Q बराबर क्या पढ़े थे, C इंटू V पढ़े थे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ C बराबर क्या होगा, C बराबर होगा Q बटा में V। तो ये लिख दिए यहाँ पे Q बटा में V, I इंटू V स्क्वायर पहले से है, एक V से एक V कट गया, कितना आ गया, QV बटा में 2। तो ये तो आ गया। अब दूसरा देखते हैं, QV बटा में 2 आ गया, QV बटा में 2। अब हमको किसके फॉर्म में लाना है, Q और C को, यानी कि V को खत्म करना होगा। ये वाला तो पहले से है, ये अभी डिराइव किए, इसमें Q और C दिख रहा है, मतलब V को हटाना होगा।
तो Q बटा में 2 तो रहेगा। V बराबर क्या होता है देखिए, तो V बराबर Q बटा में C, तो Q बटा में C। अब देखिए Q कितना हो गया, Q स्क्वायर बटा में क्या 2C। तो अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी जाते हैं, कोई एक फॉर्मूला भी याद है और ये याद है, तो आप 3 फॉर्मूले आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मेथड। तो इस वीडियो में आज हम लोग 2022 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उसको भी डील किया। ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, ऑप्शन को कैसे छांटना है उसको भी हमने देखा। आप चाहें तो इसको भी देख सकते, देखिए ई बराबर ये सी भी है और अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा था, क्यू बराबर सी बी, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। चार्ज एनर्जी के बराबर कैसे हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। तो वो धीरे धीरे आप लोग सीख जाइएगा। कब सीखिएगा, जब आपको कुछ माइंड में स्टोर होने लगेगा। ठीक है, और वो हम धीरे धीरे बताते चलेंगे। एक ही दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन कम समय में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर इस स्ट्रेटजी से चलें तो इस वीडियो में 5 क्वेश्चन हम लोग डील किए, देखे, उसको समझे, और जो कॉन्सेप्ट नहीं आता है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर वीडियो को फिर से वॉच कर लीजिएगा, तब तक जब तक कि आप 100% कमांड ना कर लें। और अगर वीडियो स्लो दिखे तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, और फास्ट दिखे तो यूट्यूब पे आप स्लो का ऑप्शन आता है, स्लो करके देख सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 में, और उसमें डिस्कस होगा 2022 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, देखते हैं कितना क्वेश्चन आया है। आपको मजा आ जाएगा ये देख के कि एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया। ठीक है, चलिए तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी।